हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6। ठीक है, ये यूनिट नंबर सेकंड का सेकंड चैप्टर है पॉलिटिकल कल्चर। और इससे रिलेटेड कल हमने एक पार्ट कंप्लीट किया था और उस पार्ट में हमने पॉलिटिकल कल्चर की मीनिंग, उसकी डेफिनेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल कल्चर इसको पढ़ा था। ठीक है, अब इस पार्ट में हम इस चैप्टर के आगे के जो टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करने जा रहे हैं, तो लेट अस सी। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। ठीक है, ये हमने कल भी किया था पर इसको आज हम थोड़ा और डिटेल में करेंगे। उसके बाद से देखेंगे व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, कि पॉलिटिकल कल्चर को कौन से जो वो है फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद से हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, कि पॉलिटिकल कल्चर का करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। और देन वी विल डिफाइन द काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, कि पूरे जो कंट्री है, पूरे जो वर्ल्ड है, उसमें कितने तरह के पॉलिटिकल कल्चर है और उनको किस तरह से डिफाइन किया गया है। क्लियर। नाउ वी टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। तो कल वाले पार्ट में भी हमने इसको कवर किया था, एक बार फिर से करते हैं कि जो कंपोनेंट्स हैं पॉलिटिकल कल्चर को, उसको आमंड एंड बर्बा ने 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किए। एक तो ओरिएंटेशन के बिहाफ पे और दूसरे पॉलिटिकल सब्जेक्ट। ओरिएंटेशन यानी लोगों का जो एटीट्यूड है, जो अट्रैक्शन है टुवर्ड द पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, तो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइडेड किया था। एक था कंसेंसस ओरिएंटेशन, इमोशनल ओरिएंटेशन एंड इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन। और इस ओरिएंटेशन के बिहाफ पे जिन सब्जेक्ट की स्टडी की जाती है इन द पॉलिटिकल कल्चर, तो वो क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम। या किसी भी सोसाइटी है तो उस सोसाइटी का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, जो गवर्नमेंट है, जो मैनेजमेंट है, उसकी स्टडी की जाएगी। फिर एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा, यानी वहाँ के इंस्टीट्यूशन होंगे, वहाँ का एक मिलिट्री सिस्टम होगा, वहाँ का फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किस तरह से मैनेज होता है वो स्टडी की जाती है। उसके बाद से प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, पर किसी भी सोसाइटी के पॉलिटिकल सिस्टम की क्या क्या प्रॉब्लम्स है और क्या क्या उसकी पॉलिसीज है। और उसके बाद से देखते हैं कि एज ए इंडिविजुअल जो हम हैं, यानी इंडिविजुअल जो भी उस सोसाइटी के लोग हैं, मेंबर्स हैं, वो एज ए पॉलिटिकल एजेंट उनका क्या रोल है विद इन दैट पॉलिटिकल कल्चर। अब कंपोनेंट्स जो थे उनको फिर से हम एक बार अच्छे से समझते हैं कि व्हाट आर देयर मीनिंग। तो आमंड एंड पावेल ने जो रेगुलेटर ऑफ पॉलिटिकल कल्चर कहे या कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर कहें या फैक्टर्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर का एक ही बात है। ठीक है, आप फैक्टर कहें, रेगुलेटर्स कहें या कंपोनेंट्स कहें, एक ही बात है। तो उनकी बुक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में उन्होंने कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर को क्या किया है, डिफाइन किया है, डिटरमाइन किया है। तो सबसे पहला है कॉन्शियस ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या होता है, ओरिएंटेशन का मतलब होता है एटीट्यूड टुवर्ड एनी फेथ, एनी वैल्यूज, एनी ट्रेडिशन। जो लोगों का एटीट्यूड होता है, जो नजरिया होता है, सोचने समझने की शक्ति होती है, उसको कहते हैं ओरिएंटेशन। ठीक है, तो कॉन्शियस ओरिएंटेशन में क्या होता है कि इन दिस द पर्सन प्रिपेयर हिमसेल्फ टू टेक पार्ट इन पॉलिटिकल कल्चर, यानी इंसान अपने आप को खुद तैयार करता है कि उसे जो भी इसी सोसाइटी का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, सोसाइटी है, सोसाइटी का एक पॉलिटिकल सिस्टम है और इस सिस्टम में वो क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। तो जब पार्टिसिपेट करता है कोई भी सोसाइटी का मेंबर, तो उसके बाद से जो वो पॉलिटिकल सिस्टम का डेवलप होता है उसको कहते हैं पॉलिटिकल कल्चर। तो इस कॉन्शियस ओरिएंटेशन में कोई भी जो मेंबर है, इंडिविजुअल है, वो सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करेगा, ही इज गोइंग टू पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर, कि वो उसमें ज़्यादा क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। सेकेंड है इमोशनल ओरिएंटेशन। इमोशनल ओरिएंटेशन में क्या करता है कि पर्सन बिगन टू लव एंड हेट और लाइक एंड डिसलाइक पॉलिटिकल एक्टिविटीज। जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज है उसको या तो पसंद करता है या नापसंद करता है, या उसे लव और हेट करता है। जैसे हम अपनी बात करें तो सपोज करो हमारे जो पॉलिटिकल कल्चर है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कल्चर है, तो उसमें क्या है, मल्टीपल पार्टीज हैं, बहुत सारी पार्टीज हैं। तो किसी पार्टीज की पॉलिसीज को, थॉट्स को, आइडियोलॉजीज को हम पसंद करते हैं, किसी को नहीं पसंद करते हैं। ठीक है, किसी लीडर की पॉलिसीज को, उसके व्यूज को, उसके काम करने के तरीके को पसंद करते हैं, नहीं करते हैं। तो ये जो ओरिएंटेशन है हमारा रिगार्डिंग आवर पॉलिटिकल कल्चर, तो वो क्या कहलाएगा, इमोशनल ओरिएंटेशन। हमारा इमोशनल ओरिएंटेशन कैसा है टुवर्ड द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ आवर कंट्री। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन। तो इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन में क्या होता है कि जो भी पर्सन, जो भी इंडिविजुअल होगा, वो हमारी जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होंगी उसको क्या करते हैं, हम एग्जामिन करते हैं। ठीक है, एंड डिसाइडेड हिज इंक्लाइनेशन टुवर्ड ए पॉलिटिकल ग्रुप और पार्टी। तो जब हम जो भी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को हम एग्जामिन करते हैं, और एग्जामिन करने के बाद जो कंक्लूजन निकलता है, उस कंक्लूजन के बिहाफ पे हम किसी पॉलिटिकल पार्टी या ग्रुप की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, यानी उसकी तरफ हमारा जो अट्रैक्शन होता है, जो लगाव होता है, जो इमोशन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा या तो अट्रैक्टिव हो जाते हैं या फिर डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। ठीक है,
तो दीज आर द कंपोनेंट्स, और इस कंपोनेंट्स के बिहाफ पे पॉलिटिकल सब्जेक्ट जो हमें स्टडी करने हैं तो हमें क्या क्या स्टडी करना पड़ेगा, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ की पॉलिटिकल की पॉलिसीज या प्रिंसिपल्स कैसे हैं, और एज ए इंडिविजुअल जो है वो पॉलिटिकल एजेंट के फॉर्म में किस तरह से अपना रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्लियर? तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर अकॉर्डिंग टू द आमंड एंड पावल, और आमंड एंड पावल की बुक का नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, और ये हमें याद रखना है। तो हमारा ये क्वेश्चन बन जाता है कि एक्सप्लेन और डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर, या रेगुलेटर ऑफ पॉलिटिकल कल्चर कहे तो भी सेम बात है, फैक्टर्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर कहे तो भी सेम बात है। तो इसमें हमें ओरिएंटेशन एंड पॉलिटिकल सब्जेक्ट दोनों को क्या करना है, डिफाइन करना है। The next topic of this lecture is determinants of political culture, यानी कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स है, फैक्टर है जो पॉलिटिकल कल्चर को डिटरमाइन करते हैं, यानी जिसके बिहार पे किसी भी कंट्री का जो पॉलिटिकल कल्चर है वो डेवलप होता है, वो मतलब इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, तो देयर आर some factors like history, religious faith, geographical condition, socio-economic atmosphere, ideologies and other factors which determine the political culture of any country। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। द फर्स्ट वन इज़ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री कैसे किसी भी कंट्री का जो पॉलिटिकल कल्चर है वो डिफाइन करती है, कैसे डेवलप करती है। तो ये जो पॉलिटिकल कल्चर है उसका जो भी हिस्टोरिकल हमारे ट्रेडिशन है, जो वैल्यूज़ हैं, जो भी वो वैल्यूज़ हैं, उसी से जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर है वो क्या होता है, डेवलप होता है। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो भी कल्चर है वो कैसा है, डेमोक्रेटिक है। और क्यों डेमोक्रेटिक है, क्योंकि यहाँ की हिस्ट्री और यहाँ का जो भी ट्रेडिशन रहा है वो डेमोक्रेटिक लिविंग रहा है। इसी तरह से जब हम दूसरे या पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का पॉलिटिकल कैसा है, एंटी डेमोक्रेटिक है, ऑफेंसिव है। ठीक है, पाकिस्तान और लीबिया का क्यों, क्योंकि वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ के हिस्टोरिकल जो ट्रेडिशन है वो इस एंटी डेमोक्रेटिक रहा है। सेकंड जो हमारा डिटर्मिनेंट है दैट इज रिलीजियस फेथ। रिलीजियस फेथ भी है, वो किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल कल्चर को बिल्डअप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता है, क्योंकि इट also plays an important in the deciding the nature of political system and institution of society। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो हमारा रिलीजियस जो बॉडी है वो कैसी है, सेकुलर है। सेकुलर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटीज ऑफ क्या है, रिलीजन है। तो किसी भी एक रिलीजन को, पर्टिकुलर रिलीजन को हम क्या कर नहीं कर सकते, जो नेशन या रिलीजन है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो डाइवर्सिटीज है उसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें सबको क्या प्रोवाइड करने पड़ते हैं, इक्वल राइट्स। इस तरह से किसी भी कंट्री का जो रिलीजियस फेथ है वो भी उसे के पर्टिकुलर कल्चर को स्टैब्लिश करने में, डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि सेकुलर होगा, नॉन सेकुलर होगा, या किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन को क्या देगा, इंपॉर्टेंस देगा। तो इस तरह से जो रिलीजियस फेथ है वो भी किसी कंट्री के पॉलिटिकल कल्चर को डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि पर्टिकुलर स्टेट सेकुलर होगा, नॉन सेकुलर होगा, या किसी पर्टिकुलर किसी एक रिलीजन को इंपॉर्टेंस दी जाएगी और पर्टिकुलर उस रिलीजन के बिहाफ पे उसे उस नेशन जो स्टेट है उस रिलीजन के बिहाफ पे डिक्लेयर किया जाएगा। द नेक्स्ट वन इज जियोग्राफिकल कंडीशन। तो जियोग्राफिकल कंडीशन यानी किसी भी कंट्री की जियोग्राफिकल सिचुएशन कैसी है, उसका एक्सटेंशन कैसा है, ठीक है, या उसके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है कैसे हैं, उसके पास जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, कैपेबल है, हेल्दी है, एजुकेटेड है। ठीक है, तो दीज है ये जियोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं, और इस एलिमेंट्स के बिहाफ पे उस कंट्री का जो पॉलिटिकल कल्चर है वो क्या होता है, डिफाइन होता है, डिटरमाइन होता है। क्लियर, कि किसी भी कंट्री का जियोग्राफिकल जो कंडीशन है, सिचुएशन है वो कैसी है, वहाँ का एक्सटेंशन कितना, मतलब उसके पास एरिया है, उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं, ठीक है, उसके अलावा वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट जियोग्राफिकल एलिमेंट जो कि किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल कल्चर को डिटरमाइन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द सोशो इकोनॉमिक एटमोसफियर। ठीक है, कि सोशो इकोनॉमिक एटमोसफियर कैसे पॉलिटिकल कल्चर को डिफाइन करता है। तो जो क्या होता है कि दीज इंक्लूड डाइवर्सिटी इन रिलीजन, कास्ट, सोशल स्टेटस, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ट्रेडिशनल कस्टम। सोशो इकोनॉमिक एटमोसफियर का मतलब है कि किसी भी कंट्री का जो रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, उसका सोशल स्टेटस क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा है, ट्रेडिशनल कस्टम कैसे हैं। तो द इफेक्ट ऑफ रिलीजियस फेथ कैन बी क्लियरली ऑब्जर्व्ड इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। एग्जाम्पल के लिए तो इस्लामिक जो कंट्रीज है हमारी, लाइक पाकिस्तान, लीबिया, ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलीजियस फेथ का जो भी इम्पैक्ट है वो क्लियरली देखा जा सकता है। ठीक है, इकोनॉमी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। तो यहाँ जो रिलीजियस फेथ है उसके बिहाफ पे यहाँ की जो कंट्रीज है वो कैसी है, नॉन डेमोक्रेटिक है, अपने रिलीजन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देती है, दूसरे रिलीजन को वो क्या करती हैं, इग्नोर करती हैं, और उस बिहाफ पे हमेशा एक जो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बिटवीन द अदर कंट्रीज वो सिचुएशन, वो कंडीशन बनी रहती है। तो इस तरह से वहाँ पे एक एंटी डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिकल कल्चर है वो क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। अब इकोनॉमी की बात करें
तो इकोनॉमिक में दो तरह की कंट्रीज़ है, डेवलप है और डेवलपिंग कंट्रीज़ है। एंड डेवलप कंट्रीज़ जहाँ का पर कैपिटा इनकम है बहुत ज़्यादा है, लोग अपने बेसिक नीड्स से बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, और डेवलपिंग कंट्री ऐसी है जहाँ पे लोग अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में ही लगे हुए हैं, अब उनके जो बेसिक नीड्स है उसको भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो दोनों की जो कंट्रीज़ जो डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज़ हैं उन दोनों के एक्सपेक्टेशन क्या है, अलग अलग है। तो जब एक्सपेक्टेशन अलग अलग होंगे तो वहाँ का जो पॉलिटिकल कल्चर है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, वहाँ पे क्या होगी, डाइवर्सिटीज होगी। The next is ideologies, कि हाउ द आइडियोलॉजीज डिटरमाइन द पॉलिटिकल कल्चर। तो बहुत सारी आइडियोलॉजीज हैं, जैसे हमने पढ़ा है मार्क्सिज्म के बारे में, कम्युनिज्म के बारे में, कैपिटलिज्म के बारे में, ठीक है। तो ये सारी आइडियोलॉजीज हैं, और इन्हीं आइडियोलॉजीज के बिहाफ पे जैसे यूएसए है, तो यूएसए की जो पॉलिटिकल कल्चर वो कैसा है, कैपिटलिज्म, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उस पर प्राइवेटाइजेशन यानी प्राइवेट सेक्टर का क्या है, अथॉरिटी है, वहाँ पे कंट्रोल है। कम्युनिज्म की बात करें तो वहाँ पे जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो किसके कंट्रोल में रहते हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो पूरे कंट्री में, पूरी सोसाइटी में इक्वालिटी स्टैब्लिश करना चाहती है, सोशलिज्म स्टैब्लिश करना चाहती है। मार्क्सिज्म की बात करें तो कार्ल मार्क्स का ये नई कॉन्सेप्ट दिया था, और इसमें जो पूरी की पूरी सोसाइटी है वो किसके हाथों में रहती है, दो सेक्टर में रहती है, एक रहता है इंडस्ट्रियल सेक्टर और दूसरा सेक्टर होता है आपका पुअर या वर्कर सेक्टर, ठीक है। तो ये जो आइडियोलॉजीज है, इस आइडियोलॉजीज के बिहाफ पे भी डिफरेंट, जैसे जर्मनी में मार्क्सिज्म जो था, उसके बाद कम्युनिज्म, चाइना की बात करें, कैपिटलिज्म यूएसए की बात करें, इस तरह से पॉलिटिकल कल्चर अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग डिफाइन होता है अकॉर्डिंग टू द आइडियोलॉजी। ये तो सारे फैक्टर्स थे, इनके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल कल्चर को डिटरमाइन करते हैं। तो क्या है, सबसे पहला है साइंटिफिक एंड टेक्निकल प्रोग्रेस कैसा है, मीडिया एंड प्रेस कैसी है, एजुकेशन एक्सेप्ट कैसे हैं, ठीक है। दीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटरमाइन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ एनी कंट्री। The next topic we are going to cover in this lecture is characteristics of political culture, कि किसी भी political culture का सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी में एक पॉलिटिकल सिस्टम है, इस पॉलिटिकल सिस्टम के रिगार्डिंग इस सोसाइटी के क्या फेथ है, क्या एटीट्यूड है, क्या ट्रेडिशन है, क्या वैल्यूज़ है, उसको कहा पॉलिटिकल कल्चर। अब इस पॉलिटिकल कल्चर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम देखते हैं। तो चार पढ़ेंगे हम। देख, तो सबसे पहला है टेंडेंसीज टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन मॉडर्न एंड एंशिएंट वैल्यूज, यानी सबसे पहले पॉलिटिकल कल्चर क्या करता है कि जो भी मॉडर्न और एंशिएंट वैल्यूज है दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। डिवोशन टुवर्ड्स मॉडर्न वैल्यूज, जब एंशिएंट वैल्यूज को कोऑर्डिनेट कर रहा है विद द मॉडर्न वैल्यूज, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं वो मॉरल वैल्यूज के लिए क्या है, डिवोटेड है, मॉरल वैल्यूज के वो क्या करता है, रेस्पेक्ट करता है। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, यानी हमें दिखाई नहीं देता है, सिर्फ इसको हम एक्सपीरियंस के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। डायनेमिक फॉर्म है, यानी अकॉर्डिंग टू टाइम ये क्या होता है, चेंज होता रहता है। अब इसको डिटेल में थोड़ा देखते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज टेंडेंसी टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन मॉडर्न एंड एंशिएंट वैल्यूज, ठीक है। तो यानी जो भी मॉडर्न और एंशिएंट वैल्यूज है दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करता है और न्यू लाइफ ऑफ वैल्यूज को क्या करता है, एस्टैब्लिश करता है। द नेक्स्ट वन इज डिवोशन टुवर्ड मॉरल वैल्यूज। जो पॉलिटिकल कल्चर है वो मॉरल वैल्यूज के बिना किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को सर्वाइव नहीं किया जा सकता, और जो मॉरल वैल्यूज है वो किससे एस्टैब्लिश होते हैं, बाय द रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। इस तरह से किसी भी पॉलिटिकल कल्चर में जो मॉरल वैल्यूज है उसका क्या बना रहता है, डिवोशन बना रहता है। क्यों? क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम है वो किस पे बेस्ड रहता है, दैट इज बेस्ड ऑन द मॉरल वैल्यूज ऑफ दैट सोसाइटी। द नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म का मतलब है कि वो हमें दिखाई नहीं देता है, वो फिजिकल नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है जो हमें दिखाई नहीं देगी, जस्ट वी कैन फील इट, हम इसको फील कर सकते हैं। और फील भी कैसे करेंगे, बाय द एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल, लोगों के एक्सपीरियंस से, ठीक है, उनके माइंड में जो चल रहा है। एंड नेचर ऑफ थॉट्स एंड एक्शन ऑफ द पब्लिक एंड पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स के एक्शन कैसे हैं, थॉट्स कैसे हैं, नेचर कैसे हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज हैं वो बना रहे हैं, उस बिहाफ पे हम इस पॉलिटिकल कल्चर को क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, अपने माइंड में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये दिखाई नहीं देता, दैट्स व्हाई इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, इट इज नॉट फिजिकल, इनविजिबल फॉर्म में रहता है जिसको हम सिर्फ मेंटली फील कर सकते हैं। The next characteristics of political culture is dynamic form.
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक फॉर्म? डायनेमिक फॉर्म का मतलब है कि जैसे जैसे हमारी सोसाइटी का जो जोग्राफिकल है या उसका सोशल कंडीशन और किसी भी पर्सन या किसी सोसाइटी का क्या होता है, चेंज होता है। किसी की भी पर्सन या सोसाइटी की जो मोरल वैल्यूज है, लाइफ है, वो क्या होती है, चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द जोग्राफिकल एंड सोशल कंडीशन। तो उसी तरह से जिस तरह से जोग्राफिकल और सोशल कंडीशन के अकॉर्डिंग सोसाइटी की जब लाइफ और वैल्यू चेंज होंगी तो जो पॉलिटिकल कल्चर है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, डायनेमिक नेचर ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर। यानी पॉलिटिकल कल्चर जो है वो फिक्स नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द लाइफ, अकॉर्डिंग टू द चेंजेस ऑफ वैल्यू इन द पर्सन ऑफ सोसाइटी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। यानी पॉलिटिकल कल्चर कि काइंड्स यानी प्रकार कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले फाइनर की बात करते हैं। तो फाइनर ने 4 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर डिफाइन किया और इनको जो डिफाइन करने का उनका जो मेन बेसिस है कि रोल ऑफ आर्मी इन पॉलिटिकल सिस्टम। यानी किसी भी कंट्री या किसी भी सोसाइटी में, किसी भी नेशन में जो आर्मी है उसका पॉलिटिकल सिस्टम में कैसा रोल है, इस बिहाफ पे उन्होंने 4 काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर को डिफाइन किया है। तो सबसे पहला है मैच्योर, डेवलप्ड, लो एंड लोएस्ट लेवल। मैच्योर यानी जहाँ पे जो मिलिट्री है वो पूरी की पूरी तरह से क्या हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है। तो दैट टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर क्या कहलाएगा, मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर। और जहाँ डेवलप हो चुकी हैं, ठीक है, तो डेवलप पॉलिटिकल कल्चर। या बहुत ही लो लेवल पे है तो लो पॉलिटिकल कल्चर। और लोएस्ट लेवल पे यानी अभी डेवलपिंग स्टेज में तो दैट कम्स अंडर द लोएस्ट लेवल। इसमें हमें बस ये याद रखना है कि फाइनर ने किस बेसिस पे पॉलिटिकल कल्चर को के काइंड्स बताए। तो ऑन द बेसिस ऑफ रोल ऑफ आर्मी इन पॉलिटिकल सिस्टम, कि आर्मी का जो रोल है वो कैसा है पॉलिटिकल सिस्टम में, इस बिहाफ पे फाइनर ने 4 काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर बताए, मैच्योर, डेवलप, लो एंड लोएस्ट लेवल। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आमंड एंड बर्बरा। ठीक है, तो आमंड एंड बर्बरा ने अपने जो काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर को डिफाइन किया है कि पॉलिटिकल कल्चर कितने तरह के होते हैं। तो उन्होंने कहा है कि लोगों का जो पार्टिसिपेशन है, कि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में जो लोग हैं वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, उस पार्टिसिपेशन के बिहाफ पे उन्होंने पहले 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले नैरो सब्जेक्ट, दूसरा नैरो पार्टनर और तीसरा पार्टनर। नैरो सब्जेक्ट का मतलब होता है जो लोग हैं, जो प्रजा है, ठीक है, वो कैसी है, नैरो है। ना तो उसे पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में पता है, ना ही उस पॉलिटिकल मैटर्स में उसका क्या रोल है, क्या उसे अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, इसके बारे में पता होता है। यानी लोग बिल्कुल क्या है, अनजान है अपने पॉलिटिकल सिस्टम, अपने पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में। तो उसको तो कहा उन्होंने नैरो सब्जेक्ट। फिर नैरो पार्टनर यानी लोगों को ये तो पता है कि हमारी कंट्री के पॉलिटिकल अफेयर्स क्या है, मैटर्स क्या है, एक्टिविटीज क्या है, पार्टीज क्या है, लेकिन वो उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं। जैसे कि हमारा बहुत सारा जो अलाइड ग्रुप है वो जानता है लेकिन इसको इग्नोर करता है कि चलो वोट देना है तो, लेकिन ठीक है क्या होगा एक वोट से, तो घर में बैठे रहते हैं, वोट देने नहीं जाते। यानी उन्हें पता तो है कि उनका जो वोट है, एक एक वोट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो दैट कम इनटू नैरो पार्टनर। पार्टनर की बात करें तो पार्टनर में मतलब दोनों तरह के आते हैं कि उन्हें पॉलिटिकल अफेयर्स, पॉलिटिकल मैटर्स की पूरी नॉलेज भी होती है और उसके साथ साथ उस पॉलिटिकल मैटर्स में, अफेयर्स में वो पूरी तरह से क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह से लोगों का पार्टिसिपेशन किस तरह से है किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में, इस बिहाफ पे आमंड एंड बर्बरा ने कितने काइंड्स बताए, 3 काइंड्स बताए। ठीक है, तो एक हमने पढ़ा फाइनर के अकॉर्डिंग, दूसरा हमने पढ़ा आमंड एंड बर्बरा, और इसमें बेसिस क्या है कि पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द पॉलिटिकल सिस्टम, कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस बिहाफ पे 3 पार्ट में बांटा है, नैरो सब्जेक्ट, नैरो पार्टनर एंड पार्टनर। और फाइनर ने अकॉर्डिंग टू द रोल ऑफ मिलिट्री इन पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम में मिलिट्री का रोल कैसा है उस बिहाफ पे उन्होंने डिफाइन किया था, मैच्योर, डेवलप, लो एंड लोएस्ट लेवल। अगेन इसके अलावा आमंड एंड बर्बरा ने फिर से अभी प्रेजेंट टाइम में डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उनमें किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट कर रहा है, उस बिहाफ पे पॉलिटिकल कल्चर को 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। तो ये 4 पार्ट्स क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो ये हमें याद करना है। एंग्लो अमेरिकन पॉलिटिकल कल्चर सिस्टम फर्स्ट, दूसरा है कॉन्टिनेंटल यूरोपियन पॉलिटिकल कल्चर, थर्ड इज प्री इंडस्ट्रियल और नॉन वेस्टर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एंड फोर्थ वन इज टोटलिटेरियन और नॉन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कल्चर सिस्टम। ठीक है, तो इसको अब हम डिटेल में देखते हैं। द फर्स्ट वन इज एंग्लो अमेरिकन पॉलिटिकल कल्चर सिस्टम। ठीक है, तो इट इज हार्मोनाइज, लिबरल एंड वैल्यू बेस्ड पॉलिटिकल कल्चर। हार्मोनाइज है यानी लोगों का आपस में क्या है, भाईचारा, जो एक हार्मोनी जो रिलेशंस है वो है। लिबरल है, लिबरल मतलब एक दूसरे का इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है अपने डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे फ्रीडम है। ठीक है, वैल्यू बेस्ड है यानी मोरल वैल्यूज को वहाँ पे रेस्पेक्ट है। तो ये कहाँ पे है, ये ब्रिटेन और अमेरिका में। ठीक है, ब्रिटेन और अमेरिका में जो हार्मोनाइज, लिबरल और वैल्यू बेस्ड पॉलिटिकल कल्चर है उसे कौन सा पॉलिटिकल कल्चर इन्होंने कहा है, इन्होंने कहा है एंग्लो अमेरिकन पॉलिटिकल कल्चर सिस्टम। क्लियर।
हार्मोनियस है यानी एक दूसरे के साथ लोग क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, ठीक है, आपस में उनमें बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन है, बहुत अच्छे रिलेशन है। द नेक्स्ट वन इज कॉन्टिनेंटल यूरोपियन पॉलिटिकल कल्चर, ठीक है। और ये क्या होता है कि जब एक वायलेंट स्ट्रगल के बाद किसी कंट्री में लिबरल और डेमोक्रेटिक जो है वो कल्चर बॉर्न अप होता है, तो उसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल यूरोपीय पॉलिटिकल कल्चर। और ये फ्रांस और जर्मनी की बात करें, जैसे जर्मनी में रिवॉल्यूशन होता है हिटलर के अगेंस्ट में, तो फिर वहाँ पे एक नया कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर डेवलप हुआ। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में 1789 में फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ था, और उस रेवोल्यूशन के बाद में फ्रांस में जो है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ जो पॉलिटिकल कल्चर है वो क्या हुआ, डेवलप हुआ। इस तरह से आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, वायलेंट स्ट्रगल के बाद कोई पॉलिटिकल कल्चर स्टैब्लिश होता है, तो दैट इज नोन एज कॉन्टिनेंटल यूरोपियन पॉलिटिकल कल्चर अकॉर्डिंग टू आमंड एंड बर्बरा। The third one is pre-industrial और non-western industrial development. It is still in primary stage. आज भी primary stage में, ठीक है। Country like Asia, Africa, which were once the colonies of Britain और अदर यूरोपियन कंट्रीज आर इंक्लूडेड, ठीक है। इंडिया भी इस कैटेगरी में आता है, यानी जो भी कंट्रीज पहले ब्रिटेन या अदर यूरोपियन कंट्रीज की कॉलोनीज थी, जिनका कि बाद में क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है या प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कंडीशन में है, तो दैट कम्स अंडर दिस पॉलिटिकल कल्चर। नेक्स्ट, टोटलिटेरियन और नॉन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कल्चर लाइक कम्युनिस्ट कंट्री लाइक चाइना, ठीक है, या नॉर्थ कोरिया या डिक्टेटरशिप, इन सब में जो भी पॉलिटिकल कल्चर प्रिवलेंट करता है, एग्जिस्ट करता है, उसको उन्होंने कहा है टोटलिटेरियन और नॉन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कल्चर सिस्टम। अब हम बात करते हैं एलाइट कल्चर कि एलाइट कल्चर क्या होता है। तो एलाइट कल्चर जैसे हमारी सोसाइटी है, तो इस सोसाइटी में सपोज कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही उनका जो सोशल स्टेटस होता है बहुत ही हायर होता है, ठीक है, यानी उन्हें अपनी जो बेसिक नीड्स होती है फुलफिल कर लेते हैं, एजुकेटेड होते हैं, ठीक है, उन्हें पॉलिटिकल अफेयर्स या जो भी मैटर्स हैं उनकी बहुत सारा क्या होती है, नॉलेज होती है। और दूसरा सेक्शन होता है जो अपनी बेसिक नीड्स को ही फुलफिल करने में लगा रहता है, ठीक है। तो वो जो पुअर सेक्शन है उसकी बात नहीं करेंगे, हम एलाइट सेक्शन की बात करें, यानी जो एलिजिबल है, कैपेबल है, सोशल स्टेटस अच्छा है, एजुकेशन उसकी अच्छी है। तो अब बात करते हैं उस सेक्शन की, तो उस सेक्शन को हमने क्या कहा, एलाइट सेक्शन, ठीक है, जो एलिजिबल है ईच एंड एवरी वे में, इकोनॉमिकली कहें, मेंटली कहें, एजुकेशनली कहें या सोशली कहें। तो एलाइट सेक्शन इन दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी विच इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन मेजॉरिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर। जबकि इसकी मेजॉरिटी नहीं होती, जो एलाइट सेक्शन होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है, मेजॉरिटी नहीं होती। मेजॉरिटी किसकी होती है, पुअर सेक्शन की, लेकिन फिर भी ये सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे करते हैं, दैट सेक्शन हैज कंप्लीट पावर और अथॉरिटी ओवर सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स। जितने भी सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स होते हैं उनमें उनकी पावर होती है, अथॉरिटी होती है, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि इनके पास क्या होती है, एजुकेशन होता है, पैसा होता है, पावर होता है। These elite people are able to reach the peak position of the society and nation. सोसाइटी और नेशन के पीक पोजीशन पे होते हैं। एलाइट कल्चर इज द कल्चर। अब जब ये सेक्शन है, ये तो हमने बात की एलाइट सेक्शन की बात की, अब कल्चर की बात करेंगे कि एलाइट कल्चर इज द कल्चर ऑफ दीज एलाइट पीपल। तो ये जो एलाइट सेक्शन है, एलाइट जो पीपल है, ये जो कल्चर डेवलप करते हैं, इनके बिहार पे जो इन्होंने पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसको डेवलप किया, उसको क्या कहेंगे, एलाइट कल्चर। The main characteristics of elite culture is the way of living and thinking of elite class is more reliable. Reliable होगा क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये संपन्न होते हैं, यानी इनके पास सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल होती है, तो इनके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज नहीं होते, रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, इसलिए इनकी जो भी थिंकिंग्स होती है, जो भी लिविंग होती है, कैसे होती है, रिलायबल होती है। ये कैसा होता है, होमोजेनिटी होता है, यानी कॉर्डियल रिलेशन, आपस में इनके जो रिलेशन होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। देयर इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉमन पीपल कल्चर एंड एलाइट। दोनों के बीच में बहुत ही, जो कॉमन पीपल है, जो पुअर पीपल है, और जो एलाइट सेक्शन है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे कि हम जान सकते हैं कि इनकी जो लाइफ है वो सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में क्या होती है, स्पेंड होती है, जबकि ये मोर देन कॉमन पीपल होते हैं। द नेक्स्ट वन इज एलाइट जो कल्चर होता है वो जो भी कॉमन पीपल होता है उनसे पूरी तरह से क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि जो पुअर सेक्शन है वो पॉलिटिकल मैटर्स में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जबकि एलाइट सेक्शन है वही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द पॉलिटिकल सिस्टम एंड पॉलिटिकल मैटर्स। तो ये जो एलाइट सेक्शन जो भी कल्चर अडॉप्ट करता है, जो भी कल्चर फॉलो करता है, उसी कल्चर को हम क्या कहते हैं, एलाइट कल्चर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक रिगार्डिंग द टॉपिक पॉलिटिकल कल्चर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जिन कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया है, उन कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने इस पार्ट में आपके लिए इंक्लूड किए हैं। तो देखते हैं एक बार इन क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है डिस्क्राइब द डिफरेंट कंपोनेंट्स और रेगुलेटर और फैक्टर्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। ठीक है, कंपोनेंट्स बताना है। तो कंपोनेंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइडेड करना है, ओरिएंटेशन और पॉलिटिकल सब्जेक्ट। फिर ओरिएंटेशन को आपको डिफाइन करना है और फिर पॉलिटिकल सब्जेक्ट को डिफाइन करना है। क्लियर। एक्सप्लेन द डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स
डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, तो जो भी पॉलिटिकल कल्चर के डिटर्मिनेंट्स हैं उनको आपको डिफाइन करना है, ठीक है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफिकल एरियाज हैं, ठीक है, इस तरह से जो भी आपका सोशो इकोनॉमिकल कल्चर है। क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, तो पॉलिटिकल कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब द काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर अकॉर्डिंग टू आमन एंड बर्बा, तो आमन एंड बर्बा ने जो पॉलिटिकल कल्चर है उसको दो तरह से डिफाइन किया है। एक तो पार्टिसिपेशन, लोगों ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया है उसके बिहाफ पे, और दूसरा जो डिफरेंट पॉलिटिकल जो कंट्रीज हैं उनमें किस तरह की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एग्जिस्ट करता है इस बिहाफ पे। तो दोनों ही बिहाफ पे आपको क्या करना है, इसमें एक्सप्लेन करना है। एक तो पार्टिसिपेशन के बिहाफ पे नैरो पार्टनर, नैरो सब्जेक्ट एंड पार्टनर, फिर उसके बाद से एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन कंट्रीज के बिहाफ पे एंग्लो अमेरिकन जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इस तरह से जो 4 टाइप्स हैं उनको आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट है राइट द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर अकॉर्डिंग टू आमन एंड पावेल, लुसियन पाई एंड सिडनी बर्बरा। तो ये कल वाले पार्ट में हमने कंप्लीट किया था डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, तो जिसने भी ये पार्ट नहीं देखा है तो पहले मेरे प्लेलिस्ट में जाके वो पार्ट को देखें, और उसके साथ इसमें आई बटन का लिंक है मैंने इंक्लूड किया है, जिसपे आप क्लिक करके उस पार्ट को देख सकते हैं। नेम द बुक रिटन बाय आमन एंड पावेल, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है तो इन्होंने लिखी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय एलाइट कल्चर, एलाइट कल्चर से आप क्या समझते हैं, तो एलाइट कल्चर को आपको डिफाइन करना है। तो इसमें सबसे पहले एलाइट सेक्शन को डिफाइन करेंगे, फिर एलाइट कल्चर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आप डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक रिगार्डिंग द पॉलिटिकल कल्चर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को लेकर। इसके अगले वाले पार्ट में हम इस चैप्टर के बचे हुए कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इस लेक्चर के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड यदि आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई क्वेरीज हो, कोई डाउट्स हो, तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।